हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराणा प्रताप। हमारी जो लास्ट क्लास रही थी जिसके अंदर हमने राव शेखा और हमीर दे चौहान के बारे में डिस्कस किया था। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं उनसे बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो पहली प्रेफरेंस इनको ही दी जाती है। तो अपने शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखो, महाराणा प्रताप राजस्थान के वो प्रतापी राजपूत राजा थे जिसके द्वारा हमेशा अपनी स्वतंत्रता, अपने कर्तव्य के प्रति वो कर्तव्य पालन रहे थे। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें, इनका जो शासन काल है वो 1572 में प्रारंभ होता है। वैसे तो इनका महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 1540 में हो जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 1540 में होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, लेकिन इनके जो शासन की जो शुरुआत होती है वो 1572 में प्रारंभ होती है। और सॉरी, यहाँ पे 1572, हाँ 1572 ईयर 1597 तक चलती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रारंभिक जीवन रहा था, जिसमें हमने इसका जन्म तो देख लिया 1540 में हुआ था और कुंभलगढ़ में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो किस विक्रम संवत को हुआ था, तो आपने वहां आपका आंसर होगा 1597 के अंदर। विक्रम संवत यदि पूछ ले तो वो 1597 है। क्यों? आपको पता है हमारा जो विक्रम संवत चलता है वो विक्रम संवत 57 ईस्वी है। विक्रम संवत 57 ईस्वी है, इसलिए ये वर्तमान से वर्तमान से 57 वर्ष आगे रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है, विक्रम संवत 1597 ईस्वी को। और महाराणा प्रताप के जो पिता का नाम है और इनकी जो माता का नाम है ये याद रखने योग्य है। महाराणा प्रताप के जो पिता थे इनका नाम तो था उदय सिंह, और महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयमता बाई। और इसके अलावा महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के अंदर इनका जो विवाह था, महाराणा प्रताप का विवाह अजब दे परिवार के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र था, उनका नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो था, देखो, इसका प्रारंभिक जीवन, इसका जो प्रारंभिक समय था 1540 से लेकर के जब तक ये शासक नहीं बनते, राजपूत राजा नहीं बनते। वैसे जब इनके पिता उदय सिंह की 1572 में मृत्यु होती है तब इनके भाई जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, लेकिन जो योग्य थे वो थे महाराणा प्रताप। वो योग्य कौन थे? महाराणा प्रताप थे। लेकिन जो महाराणा प्रताप का जो मंत्रिमंडल था उन्होंने जगमाल को मेवाड़ साम्राज्य की गद्दी से उतार करके महाराणा प्रताप को राज्य का राजा घोषित किया। और इसके पश्चात महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था वो मुगलों के साथ प्रारंभ हो चुका था। क्यों प्रारंभ हो चुका था? क्योंकि 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। नागौर दरबार, और इस दरबार के अंदर जितने भी राजपूत राजा होते हैं वो सभी, लगभग सभी, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए वो यहाँ चले जाते हैं, नागौर दरबार में पहुँचते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा वह इस नागौर दरबार में नहीं पहुँचते हैं, जिसके पश्चात अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए सैन्य अभियान प्रारंभ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से मैं इतना रिपीट कर देता हूँ कि महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो 1540 के अंदर हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। विक्रम संवत 1597 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयमता बाई है। और इनका जो विवाह था वो अजबदेव पेमार के साथ हुआ था और इनका पुत्र था अमर सिंह। और प्रारंभिक इनका जो संघर्ष था वो नागौर दरबार के पश्चात हुआ था मुगलों के साथ। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें महाराणा प्रताप शामिल नहीं हुए थे। अब हम आगे बात करते हैं कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए किए गए अभियान। अकबर द्वारा किए गए अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखो, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए पहले 4 अभियान किए गए थे। पहले 4 अभियान किए थे प्रारंभ के अंदर। इनका पहला जो अभियान रहा था वो 1572 में हुआ था। ये जो अभियान था नवंबर 1572 के अंदर हुआ था। देखो, आपको सिर्फ यहाँ 2 ही सन याद रखने हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप कभी भी नहीं भूले होंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। पहली बात तो आपको इसके बारे में पता भी होगा स्टूडेंट। 1572 में इनका पहला अभियान था, 1573 में दूसरा, 1573 में तीसरा और 1573 में ही चौथा। अब देखो, यहाँ तो आ गया सन एक ही हो गया। अब यहाँ आपको महीना याद रखना है। पहले क्या आया था? नवंबर आया था। अब नवंबर के बाद यहाँ आ जाएगा जून। नवंबर के बाद क्या आ जाएगा? जून आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर है और उसके बाद दिसंबर है। कि नवंबर 1572 में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अपना पहला अभियान किया था। और इस अभियान की आपने ट्रिक याद रखनी है। जय माँ जमा बैठो भट्टो, जमा भट्टो, ये एक ट्रिक है। जमा भट्टो, जैसे हो जाएगा यहाँ पे जलाल खां। पहले अभियान में जलाल खां को भेजा था, दूसरे अभियान में मानसिंह को भेजा था, तीसरे अभियान में भगवंत दास या भगवान दास को भेजा था, और जो चौथा अभियान था उसमें टोडरमल को भेजा था। और ये जो चारों के जो चारों अभियान थे वो असफल हो गए थे, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, उसके संपूर्ण मेवाड़ साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करना। अकबर के द्वारा जब इन चारों अभियानों में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अकबर के द्वारा युद्ध नीति का सहारा लिया गया। आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि अकबर के द्वारा किए गए जो 4 अभियान थे, जमा भट्टो है, नवंबर 1572 में जलाल खां को भेजा था, जून 1573 में मानसिंह को, अक्टूबर 1573 में भगवान दास को और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने युद्ध नीति का सहारा लिया। मतलब कि अकबर के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा युद्ध की प्लानिंग की गई। और ये जो युद्ध नीति की जो प्लानिंग थी अकबर के द्वारा अजमेर दुर्ग में की गई थी। अकबर ने जो युद्ध की जो प्लानिंग थी, युद्ध की जो रणनीति थी, वो अजमेर दुर्ग में की गई थी। और वर्तमान में ये जो अजमेर दुर्ग है, जिसे अपने संग्रहालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो प्राचीन जो प्रारंभ में राजाओं महाराजाओं या विदेशी शक्तियों के द्वारा जो औजार प्रयोग में लाए जाते थे। और ये जो संग्रहालय है, यहाँ वर्तमान में साहित्यों पुस्तकों के संग्रहण उसकी सुरक्षा का कार्य किया जाता है। और ये जो संग्रहालय था प्रारंभ में ये अंग्रेजों के अधीन एक अंग्रेजी छावनी भी थी, अंग्रेज छावनी के रूप में थी ये, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के द्वारा यही युद्ध रणनीति बनाई गई थी। और अकबर के द्वारा अपने विश्वसनीय सेनापति मानसिंह को इस युद्ध की कमान सौंपी थी। और मानसिंह का सहयोगी था आसफ खां। मानसिंह का हल्दी घाटी के युद्ध में जो सहयोगी था वो आसफ खां था। आसफ खां के द्वारा मानसिंह को अपना भरपूर सहयोग दिया। और दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप था, दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप था, उसने भी अपनी सेना के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी, अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो सहयोगी था वो था हकीम खां सूर। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही राजपूत हैं, दोनों ही राजपूत हैं। ये आमेर रियासत की हैं और ये मेवाड़ रियासत के हैं। दोनों ही राजपूत हैं। जो मानसिंह थे वो तो मुगलों के अधीन सेवारत थे, जो महाराणा प्रताप थे अपनी गरिमा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते थे। और इनकी जो दोनों के दोनों जो सहयोगी थे वो मुस्लिम थे, वो मुगल 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 परंपरा से संबंधित थे। हकीम खां जो सूर था वो प्रताप की तरफ से मुगलों के विरुद्ध लड़ रहा था, और जो आसफ खां था वो मानसिंह के साथ महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ रहा था। अकबर के द्वारा अपनी संपूर्ण योजना बनाई गई
और मानसिंह के नेतृत्व में अप्रैल 1576 के अंदर वो शाही सेना लेकर के, मुगल सेना लेकर के अजमेर से रवाना हुए। और इनका जो पहला पड़ाव था, इनका जो पहला जो पड़ाव था वो मांडलगढ़ के आसपास से डाला गया था, और वहीं पर ये लगभग 2 माह तक रहे थे। लगभग 2 महीने तक इनका जो पड़ाव था वो मांडलगढ़ के ही पास था। आगे पढ़ेंगे, ये मांडलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडलगढ़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा और इसकी जो सूचना थी कि अकबर के द्वारा अपनी सेना भेज दी गई है युद्ध के मैदान में, और उधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर के युद्ध के मैदान के लिए निकल चुके थे, और दोनों का जो आमना सामना था वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। दोनों का जो आमना सामना था वो हल्दी घाटी नामक मैदान में हुआ था। अब ये जो हल्दी घाटी जो मैदान है ये गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। ये जो गोगुंदर खमनोर के बीच की पहाड़ियों का जहाँ एक इतना तंग रास्ता है, इतना भीड़ा रास्ता है कि यहाँ से, इस पहाड़ी से एक ही समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये इसकी जो निकलने की जो चौड़ाई है, जो रास्ता है वो कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। और जो शुरुआती युद्ध होता है जिसमें राजपूत सेना के द्वारा मुगल सेना पर घातक प्रहार किया जाता है, जिससे मुगल सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। और इसी बीच जो मुगल सेना होती है, इन मुगल सेना की तरफ से इसमें 2 हाथी शामिल होते हैं। इसमें मुगल सेना की तरफ से 2 हाथी शामिल होते हैं जिसका नाम है गजमुक्ता गजमुक्ता और गजराज। ये मुगल सेना की तरफ से शामिल होते हैं, और उसी तरफ राजपूत सेना की तरफ से भी 2 हाथी शामिल होते हैं, जिसमें एक तो आ जाएगा पूना और दूसरा आ जाएगा राम प्रसाद। ये जो राम प्रसाद हाथी है ये महाराणा प्रताप का हाथी होता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के पश्चात अकबर इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख देता है। अकबर के द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है, अकबर की सेना इसे पकड़ ली जाती है, इसे अकबर के समक्ष पेश किया जाता है, और अकबर इसका नाम बदलकर राम प्रसाद से नाम बदलकर इसका पीर प्रसाद कर देता है। और इसके साथ साथ इस युद्ध में मानसिंह का भी हाथी शामिल होता है जिसका नाम है मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम है यहाँ पे मर्दाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है। आप इसको यदि कहानी के वे से आप इसे पढ़ेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है महाराणा प्रताप का वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी हम बात करते हैं आगे। जो अकबर की जो सेना होती है वो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है। महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने के पश्चात इनकी सहायता के लिए आते हैं बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना। बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना इनकी सहायता के लिए युद्ध मैदान में आते हैं, और ये मुगलों की सेना को चीरते हुए झाला मन्ना महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं, और महाराणा प्रताप से निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अपना राज चिन्ह और राज मुकुट दे करके वह स्वयं इस युद्ध मैदान से निकल जाएं। यदि राजा ही नहीं रहा तो सेना किस काम की, इसलिए महाराणा प्रताप ने समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अपना जो राज चिन्ह था, राज मुकुट था, वो झाला मन्ना को सौंप दिया और स्वयं युद्ध मैदान से निकल गए। और दूसरी तरफ जो मुगल सेना थी उन्होंने झाला मन्ना को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के पश्चात चारों तरफ से प्रहार किया गया जिसमें झाला मन्ना इस युद्ध में शहीद हो गए। और दूसरी तरफ ये अफवाह ये पता लग गया था कि जो महाराणा प्रताप थे वो इस युद्ध के मैदान से निकल चुके थे। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के अंदर उनका जो घोड़ा था चेतक, वो घायल हो चुका था। उसकी जो टांग थी वो कट चुकी थी, वो घायल हो चुकी थी। और
महाराणा प्रताप के द्वारा अपने घोड़े के साथ वहां से मैदान उस युद्ध के मैदान से निकल चुके थे और वह बलीचा गांव पहुंचे थे। और वह बलीचा गांव पहुंचे जहां महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु हो गई। जहां महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु हो चुकी थी और महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को वहीं बलीचा गांव में ही दफना दिया और महाराणा प्रताप के द्वारा अपने घोड़े चेतक की वहीं समाधि निर्मित कर दी गई। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो समाधि है वो कहाँ पर बनाई गई है, वो बलीचा गांव में बनाई गई है। और दूसरी तरफ जब वो अपने घोड़े के पास रो रहे होते हैं, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में पहली बार होते हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया था कि महाराणा प्रताप अपने जीवन में पहली बार होते हैं जब उनके घोड़े की मृत्यु होती है। और तभी इनका एक भाई होता है शक्ति सिंह, जो मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे होते हैं। इनका भाई होता है शक्ति सिंह, जो प्रताप के विरुद्ध मुगलों के साथ शामिल होकर के इनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे होते हैं। और उसी समय आकर के वो कथन कहते हैं, एक शब्द एक पंक्ति कहते हैं, ओ नीला घोड़ा रासवार, ओ नीला घोड़ा रा असवार। ये जो नीला घोड़ा था ये चेतक के लिए कहा गया है और असवार महाराणा प्रताप के लिए ये कहा गया कि ओ नीला घोड़ा रासवार। ये जो शब्द थे महाराणा प्रताप के लिए कहे गए थे, उनके घोड़े के लिए कहे गए थे। और ये जो कथन था वो उनके भाई शक्ति सिंह के द्वारा कहा गया था। और ये भी कहा जाता है कि शक्ति सिंह के द्वारा अपने भाई प्रताप से क्षमा याचना की जा करता है और महाराणा प्रताप उन्हें क्षमा कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस युद्ध की जो हमें जानकारी है वो हमें अमर महाकाव्य वंशावली और राज प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक संस्कृत ग्रंथ भी है रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि ये जो संघर्ष था, ये जो युद्ध था वो अनिर्णायक रहा था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि ये जो संघर्ष था वो अनिर्णित रहा था। अब अनिर्णित क्यों रहा था? क्योंकि इसके अंदर अकबर का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इसमें अकबर का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अब इसमें अकबर के दो उद्देश्य थे, आपको ध्यान में रखना है कि पहला उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना, महाराणा प्रताप को पकड़ना। अब महाराणा प्रताप को या तो जिंदा पकड़ना था या फिर मुर्दा पकड़ना था। ये उद्देश्य भी उनका पूरा नहीं हुआ। दूसरा उनका उद्देश्य था कि मेवाड़ साम्राज्य पर अधिकार। दूसरा जो उद्देश्य था वो था मेवाड़ साम्राज्य पर अधिकार। ये उद्देश्य भी उनका असफल हो गया था। और राजपूत इतिहासकारों के द्वारा ये इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हुए क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो युद्ध मैदान छोड़कर चले गए थे। ये राजपूतों के कर्तव्य के विरुद्ध होता है कि वो युद्ध का मैदान छोड़ करके नहीं जा सकता था। और इसके बाद अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 1577 में फिर से अभियान करता है। लगातार 3 वर्ष तक अभियान करता है, 1577, 1578 और 1579 79 में 3 बार अभियान करता है और तीनों बार ही शहबाज खां को भेजता है। तीनों बार ही शहबाज खां को भेजता है, लेकिन ये अभियान भी इसके असफल हो जाते हैं। ये अभियान भी इसके असफल हो जाते हैं। इसके बाद फिर से वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अकबर को अपने अधीन करने के लिए महाराणा प्रताप 1580 में अब्दुल रहीम को भेजता है। अब्दुल रहीम को भेजता है, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है और ये अभियान भी अब्दुल रहीम का असफल हो जाता है। इस अभियान में भी वह महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ होते हैं। होता यूं है कि अब्दुल रहीम जब महाराणा प्रताप के अभियान के लिए निकलते हैं तो उसी दौरान महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है वो अब्दुल रहीम के परिवार को बंदी बना लेता है। अब्दुल रहीम के परिवार को बंदी बना लेता है। जब इसकी सूचना महाराणा प्रताप को मिलती है कि उनके पुत्र के द्वारा अब्दुल रहीम के परिवार को बंदी बनाया गया है
तो वह तुरंत आदेश देते हैं कि हमारी जो दुश्मनी है वो शत्रु से है, ना कि उसके परिवार से है। तो तुरंत ही अब्दुल रहीम के परिवार को उनके शिविर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। तो ये अभियान भी जो अकबर का होता है वो असफल हो जाता है। इसके बाद फिर से अकबर के द्वारा 1584 में अकबर के द्वारा अंतिम अभियान किया जाता है। ये जो अभियान होता है अकबर का, जिसमें जगन्नाथ कछवा को भेजता है। आमेर शासक होता है ये, आमेर शासक जगन्नाथ कछवा, जो कि भारमल के पुत्र होते हैं, भारमल को जगन्नाथ कछवा को भेजता है। और जगन्नाथ और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो जगन्नाथ कछवा होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर का ये अभियान भी असफल हो जाता है। देखो अभी तक हमने अकबर के द्वारा किए गए महाराणा प्रताप के विरुद्ध लगभग 10 अभियान पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान में होगा 10 अभियान कैसे हुए। पहले हमने 4 अभियान पढ़े, जिसमें जमा भट्टो 1572 से 73 तक। उसके बाद हमने फिर हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा, 5वां अभियान ये हो गया। और उसके बाद फिर से हमने 3 अभियान पढ़े, 1577, 78 और 79। 3 अभियान टोटल कितने हो गए, 8 अभियान हो गए। उसके बाद 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया, और 1584 में जगन्नाथ कछवा को भेजा गया। तो देखा जाए तो टोटल 10 हो गए, 4, 5, 3, 8 और 2, 10। अकबर के द्वारा किए गए जो अभियान थे वो सभी के सभी असफल हुए थे। और अंत में जाकर के अकबर के द्वारा ये जो अभियान था उसे बंद कर दिया गया। अकबर के जो अभियान थे उन्होंने बंद कर दिए। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी घोषित किया। देखो चावंड को राजधानी घोषित करने से पहले इन्होंने लूणा चावंडिया को युद्ध में पराजित किया और उसे अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी, जो मेवाड़ साम्राज्य की 28 वर्षों तक राजधानी रहती है। मेवाड़ साम्राज्य की 28 वर्षों तक राजधानी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा से देख लीजिए कि 1584 के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं किया, और महाराणा प्रताप ने चावंड को अपने साम्राज्य की आपातकालीन राजधानी घोषित कर दिया, जो लगभग 28 वर्षों तक रही थी। इसके पश्चात महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो दाह संस्कार है वो बांडोली में किया जाता है। देखो मृत्यु तो इनकी हुई चावंड में, इनका जो दाह संस्कार था वो बांडोली में किया गया था। ये बांडोली भी चावंड का ही हिस्सा है, ओके ध्यान में रखना है। और यही बांडोली में ही जहाँ इनका दाह संस्कार किया गया था, इनकी 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। ध्यान में रखना है आपने। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब इसकी सूचना जब मुगल सम्राट अकबर को प्राप्त हुई तो वह भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, दुखी हुए। और उस महाराणा प्रताप की मृत्यु का उन्हें जो शोक लगा था, उन्हें जो आश्चर्य हुआ था, दुख हुआ था, उनके दुख को जब मुगल दरबार में प्रकट किया गया, उनके दरबार में एक दुरसा आडा नाम का व्यक्ति था। और उसने मुगल दरबार में उस दुख को प्रकट किया और कहा, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गयो दसन मूंद रचना उसी निसास मूक मरिया नयन तो मृत शाही प्रताप सिंह। देखो ये जो पंक्ति है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है, में दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ आपको मैं बता देता हूँ। इसमें कहा गया था, कहता है कि जब महाराणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने भी दांत में अपनी जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया, क्योंकि मुगलों में प्रथा होती थी घोड़े दागने की, इसलिए महाराणा प्रताप के घोड़े को उसने
इसलिए कहा गया क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की मृत्यु के पश्चात उन्होंने वहीं बलिचा गांव में उसकी समाधि बनवा दी थी और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया था। ये जो पंक्ति थी, ये जो वाक्य था, ये मुगल दरबार में महाराणा प्रताप की याद में कहा गया था। और दूसरी तरफ कुछ विदेशी इतिहासकार थे, जैसे कर्नल जेम्स टोड जो विदेशी इतिहासकार थे, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। वो इसलिए क्योंकि इसी तरह का युद्ध ही एक थर्मोपोली नामक स्थान पर हुआ था, जहां से कर्नल जेम्स टोन का संबंध था। और दूसरी तरफ इन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ध्यान में रखना है आपने, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को संज्ञा दी थी, और मेवाड़ की जो थर्मोपोली थी, इसकी जो संज्ञा थी वो हल्दी घाटी युद्ध को दी गई थी। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक महाराणा प्रताप। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और थोड़ा सा लंबा चौड़ा भी था। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट, ऐसा कोई भी फैक्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा कि कोई छूट गया होगा। छूट भी गया होगा तो आप थोड़ा अपने लेवल पर उसको रेडी कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।